शुरुआत मॉन्यूमेंट वैली के इन रोंगटे खड़े करने वाले बारिशों से होती है, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की स्पॉट और सीधी पहाड़ियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में इतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के अंदर से है। डैड का नाम लुइस है, जो एक बहुत ही अनोखा और पुराना प्रोफेशनल क्लाइंबर है। इनके साथ इनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी है। इनके अलावा 2 और लोग इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये 5 धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग जो पीछे थे और अपने बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर इनका पैर टिका नहीं होता, और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये 5 लोग एक ही रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वो 2 लोग गिरे, इनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग भी पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर ये था कि 5 लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से हक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वहां रस्सी और वो हक इन 5 का भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा के तेज थपेड़े और 5 लोगों का वजन इस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, जो 2 लोग सबसे ऊपर थे, वो झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक गए थे। तभी अचानक इनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है, और वो दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब इस रस्सी पर सिर्फ लुइस, इसका बेटा पीटर और इसकी बेटी आइनी बच्चे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टिली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रही थी, और वो हक चट्टान से बाहर आने लगा था। इसे एहसास हो जाता है कि अगर कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह उखड़ जाएगी, और इसके दोनों मासूम बच्चे भी इसके साथ मारे जाएंगे। अपनी बेटी एनी से चलाकर कहता है कि वो पहाड़ी की किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करे, ताकि रस्सी को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका पैर कांप रहा है, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता। लुइस उससे नीचे लटक रहा था, और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा पीटर था। उससे कैसा पत्थर दिल फासला लेता है, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वो अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में फतह का पैगाम होता है, और वो बच्चों को बचाने की ठान लेता है। वो कहता है, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। एनी ये सुनकर सुन रह जाती है। चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वो ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। उसका पूरा बदन कांप रहा होता है। वो अपने ही हाथों से अपने बाप की रस्सी कैसे काट सकता था। उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसका बाप हजारों फुट नीचे गिर जाएगा। अपनी आंखों में आंसू लिए और भारी दिल से मजबूरी में पीटर चाकू से रस्सी काट देता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी यहां से 3 साल आगे बढ़ती है। इस भयानक हादसे ने पीटर की रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। अपने बाप की मौत का दाग इसके दिल में इस कदर घर कर गया था कि इसने पहाड़ों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है, तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची
और सबसे जानलेवा चोटी कहा जाता है। पीटर को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में इसकी अपनी बेटी एनी भी शामिल है। वो एक बहुत ही माहिर कोहपेमा बन चुकी थी और पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। वो अपने बाप के अधूरे सपनों को पूरा कर रही थी। पीटर अपनी बेटी से मिलने के लिए बेस कैंप पहुंचता है। सालों बाद जब उन दोनों बाप बेटी का सामना होता है तो वहां कोई खुशी या गले मिलना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पुरानी नफरत दिखाई देती है। दरअसल एनी आज भी अपने बाप की इस मौत के लिए पीटर को ही जिम्मेदार मानती है। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बेटी एनी भी है, केटो की चोटी पर पहुंचने वाली है। और इस पूरे मिशन का लीडर और पैसे लगाने वाला आदमी एलेट वॉरेन है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइन से कंपनी खरीदी है। इसकी योजना यही थी कि जब वो केटो की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी वक्त इसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ी के ऊपर से गुजरेगी और दुनिया को इसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू होने से एक रात पहले एलेट वहां एक बहुत ही शानदार पार्टी देता है। सभी लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन तभी वहां एक संजीदा और गंभीर आदमी आता है जिसका नाम विक है। एक बेहद तजर्बाकार क्लाइंबर है जो पहले भी केटो की चोटी पर जा चुका है और उसे वहां के चप्पे चप्पे और वहां के बदलते मिजाज की पूरी जानकारी है। वो सीधे एलेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वो क्या करेंगे। एलेट अपने पैसे के घमंड में चोर होकर कहता है कि इनके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन मौसम का माहिर है और अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने का कोई भी सिग्नल नहीं है। विक उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सिगा नहीं होता और अगर एक बार तूफान आ गया तो एलीट उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। उसके बाद विक वहां से चला जाता है और रात के अंधेरे में अकेले ही खामोशी से केटो की चढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन एलीट की 5 लोगों की टीम भी अपनी यात्रा शुरू करती है। जोश और वल्वले के साथ ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब ये लोग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां हवा बहुत पतली हो जाती है, तो अचानक रेडियो पर उन्हें नीचे से पैगाम मिलता है कि एक बहुत तेज तूफान उनकी तरफ पड़ रहा है। टीम का लीडर टॉम भी तजुर्बाकार था। वो कहता है कि यह बहुत खतरनाक इशारा है और हमें इसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एलीट अपनी जिद पर उड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट और अपने प्रमोशन की फिक्र थी। वो कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव यानी टारगेट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और तूफान शायद अपनी समत बदल लेगा। टॉम और एनी जानते थे कि ये मौत का बलावा है, लेकिन एलीट के पैसों के दबाव और उसकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे बेस कैंप में मौजूद पीटर जब ये देखता है कि तूफान की वार्निंग के बाद भी वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है और उसे अपने बाप को खोने का दुख याद आता है। वो फिर से रेडियो पर टॉम से राबता करता है और चलाकर बताता है कि उसकी समत से बहुत ही भयानक तूफान इनकी तरफ आ चुका है और अगर वो अब भी नहीं मुड़े तो कोई नहीं बचेगा। एलीट एक बार फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से टॉम को राजी कर लेता है। पीटर अपनी दूरबीन से बेबसी के साथ देख रहा होता है कि उसकी बेटी एनी मौत के बिछाए हुए जाल की तरफ कदम बढ़ा रही है। वो पहले ही अपने बाप को खो चुका था और अब वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी ऊपर पहाड़ पर कुदरत का असली तूफान शुरू हो जाता है। अचानक एक भयानक बर्फानी तूफान आ जाता है। बर्फ की मोटी चादर, हड्डियां घला देने वाली ठंड के बीच ये 5 लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एनी के पैरों के नीचे से बर्फ की एक बहुत बड़ी सतह खिसक जाती है और वो 2 चट्टानों के बीच बनी एक बहुत गहरी खाई में गिरने लगती है। चूंकि ये सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, एनी के गिरने के साथ साथ
बाकी लोग भी नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब एनी सतह से थोड़ा ही ऊपर लटक रही होती है, तभी उसकी रस्सी एक नोकीले पत्थर में फंस जाती है और अगले ही पल वो रस्सी बीच से टूट जाती है। वो गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन अब वो वहां कैद हो चुकी थी। बाकी चारों लोग भी उस तूफान की चपेट में आकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक बहुत बड़ा सैलाब यानी एवलांच आता है और पूरी टीम की तरफ मौत बनकर बढ़ने लगता है और उसकी चपेट में आकर टीम के 2 और लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे, एनी, एलेट और टॉम। खाई पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढक चुकी थी। वो तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। नीचे से उनके रेडियो पर लगे तार से राबता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं था। मॉरिस जबान आती थी और खुशकिस्मती से पीटर को भी उसकी पूरी जानकारी थी। आइनी ने एक छोटे से पत्थर और धात के टुकड़े से मॉरिस कोड में सिग्नल भेजे, जो किसी तरह नीचे लगे या पत्थरों ने पकड़ लिए। पीटर को जैसे ही ये पता चला कि उसकी बेटी अभी जिंदा है, उसकी जान में जान आई। लेकिन अब वक्त इनके खिलाफ था। अंदाजा था कि इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में ये लोग 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात यह थी कि बर्फ के नीचे इनकी सही जगह का पता कैसे लगाया जाए और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी बर्फ की दीवार को हटाया जाए। ये नामुमकिन जैसा लग रहा था। पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। उसके लिए वो आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लिसरीन के ताकतवर बम मांगता है, जो इतना खतरनाक था कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही ये अपने आप फट सकते थे। कंपनी 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है ताकि कोई और भी इस खतरनाक मिशन पर पीटर के साथ जा सके। पैसों के लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले पीटर को सलाह दी जाती है कि उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। वही वो तजुर्बाकार आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले एलीट को टोका था। विक का माजी बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी अपनी बीवी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, पहाड़ पर एक भयानक तूफान में लापता हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी बीवी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन उस दिन से वो पहाड़ों के इस राज को समझ गया था। विक पीटर की टीम में शामिल होने को तैयार हो जाता है। पीटर, विक और 2 दीगर क्लाइंबर्स एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं, वरना आइनी, एलीट और टॉम बर्फ के नीचे दम तोड़ देंगे। रास्ते में बर्फानी तूफान, गहरी दरारें और पत्थर गिरने के खतरात उनका इंतजार कर रहे होते हैं। विक, जो इससे पहले भी केटू पर चढ़ चुका है, टीम की रहनुमाई करता है। वो जानता है कि किस तरह बर्फ के नीचे गहरी खाइयों से बचकर निकला जाए। लेकिन रास्ते में एक जगह बर्फ का पन टूट जाता है और एक क्लाइंबर वहीं मर जाता है। पीटर और विक आखिरकार इस गहरी खाई के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां आइनी, एलीट और टॉम दबे हुए हैं। उनके पास नाइट्रोग्लिसरीन के बम है, लेकिन इन्हें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा झटका भी इन सबको उड़ा सकता है। विक बम रखने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन एलिट, जो अभी तक जिंदा है, घबराकर हिलने लगता है। विक उसे खामोश रहने का इशारा करता है, लेकिन एलिट का ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। बम धमाके से बर्फ की दीवार फट जाती है और एनी बाहर निकल आती है, लेकिन एलिट और टॉम बर्फ के बड़े ब्लैक के नीचे दबकर मर जाते हैं। एनी अपने बाप पीटर को देखकर जज्बाती हो जाती है। अब इन्हें वापस उतरना है, लेकिन मौसम फिर से खराब हो जाता है। बर्फानी तूफान इतना शदीद होता है
कि इन्हें कुछ नजर नहीं आता। विक रास्ता भूल जाता है। पीटर और एनी एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं। विक इन्हें एक गार की तरफ ले जाता है, जहां वो तूफान टलने का इंतजार करते हैं। तूफान रुकने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन विक बर्फ में फिसलकर गहरी खाई में गिर जाता है और उसे बचाना मुमकिन नहीं होता। वो पीटर से कहता है कि वो अपनी बेटी को लेकर जाए और उसे छोड़ दे। पीटर और एनी तन्हा रह जाते हैं। वो एक रस्सी से बंधे हुए नीचे उतरते हैं। अचानक रस्सी का एक सिरा कट जाता है और वो दोनों लटक जाते हैं। पीटर को वो पुराना मंजर याद आता है, जब इसके बाप ने उसे रस्सी काटने को कहा था। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता। वो अपनी आखिरी ताकत से एनी को ऊपर फेंकता है और वो एक किनारे पकड़ लेती है। पीटर खुद नीचे गिरने लगता है, लेकिन एनी उसे पकड़ लेती है। दोनों किसी तरह बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। बेस कैंप में मौजूद लोग उन्हें देखकर खुशी से चीख उठते हैं। एनी और पीटर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। 3 साल बाद उनके दरमियान की तल्खी खत्म हो जाती है। फिल्म के आखिरी मंजर में पीटर अपनी बेटी एनी के साथ पहाड़ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अमन है। अब वो अपने माजी के बोझ से आजाद हो चुका है।